कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एकदम सरल प्रकार के जीवों में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका जटिल जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक आप पढ़ चुके होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो है स्पष्ट रूप से नहीं होता है, बीच में ऐसे केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मुख्यतः अंतर इस तरह से, मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो अंदर में जेनेटिक मटेरियल या केंद्रकीय पदार्थ बिखरे हुए रहते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका का मान लीजिए सिंबल, तो इस तरह से केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंतर है कि ये केंद्रकीय पदार्थ प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल प्रकार का कोशिका है जिसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि ये सरल जीवों में और यह जटिल जीवों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ये बेसिक अंतर है। इसके बाद हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल का एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल या प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे, संरचनात्मक अध्ययन। उसके बाद हम यूकैरियोटिक कोशिका का करेंगे, फिर दोनों की तुलना करके अंतर करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक बैक्टीरिया में, किन में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल? बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। और ये क्या है? अमीबा से लेके, प्रोटोजोआ से लेके पूरा आगे की ओर अमीबा, पक्षी माने मनुष्य, सब में पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उदाहरण आप लिख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक सिंपल बैक्टीरिया की कोशिका को लेकर हम अध्ययन करेंगे। ये कोशिकाएं किसी भी आकार की हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं या आयताकार हो सकती हैं, या फिर छड़ के आकार की हो सकती हैं, कई आकार की होती हैं, या फिर इस तरह से रॉड लाइक होती हैं, किसी भी प्रकार के आकार की हो सकती हैं। लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? बाहर की ओर देखिए, एक पहला दिख रहा है मोटा भित्ति, इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे? कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें, सेल वॉल सबसे बाहर। सेल वॉल के बाद में कुछ चिपचिपा पदार्थ का एक स्तर पाया जाता है और उसको कहते हैं हम कैप्सूल। ये देखो, ये चिपचिपे पदार्थ का जो स्तर पाया जाता है सेल वॉल के बाद में, मोटा स्तर, उसको क्या कहेंगे? कैप्सूल। जब विपरीत परिस्थिति होती है तब इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, ये इसकी रचना होती है। उसके बाद आता है पतली झिल्ली, उसके भीतर की ओर स्थित है, और ये झिल्ली कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य झिल्ली। ठीक है, और जीवद्रव्य झिल्ली के बाद में भीतर की ओर जो द्रव भरा हुआ है, अर्ध तरल द्रव, इस द्रव को कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। इस द्रव को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। कहीं नहीं लिखा? इस द्रव को क्या कहेंगे हम? प्रोटो, आप लिख लीजिए इसको, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो द्रव भरा हुआ है वो द्रव क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब इसी द्रव में अर्ध पारदर्शी जो द्रव भरा हुआ है उसमें इस तरह से पाए जाएंगे डीएनए, जो खुली अवस्था में होते हैं, कोई प्रकार की झिल्ली चारों ओर से उसको घेर के नहीं रखी है, इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं। कोशिका द्रव्य में डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए किसमें पाया जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या पाया जा रहा है? देखिए, ये इस तरह से छोटी छोटी बिंदुनुमा संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इसको कहेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम पाए जा रहे हैं इस तरह से, अलग स्वतंत्र रूप से भी पाए जा रहे हैं। और ये राइबोसोम का कार्य क्या है? आप पढ़ चुके हैं 9th में, तो आपको याद होगा कि राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो इस तरह से कई राइबोसोम आपस में मिलकर प्रोटीन संश्लेषण के समय में पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई राइबोसोम, जब प्रोटीन सिंथेसिस के समय होता है उस समय कई राइबोसोम आपस में मिलकर पॉलीराइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो सरल प्रकार का होता है, 70S का होता है, जो 50 और 30 में बटा होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें पाया जाता है इस तरह का एक और गोलाकार डीएनए बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। डीएनए जो है वो गोलाकार, चारों तरफ से जुड़कर गोलाकार संरचना बना लेता है, इसको कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये प्लाज्मिड जैव तकनीकी में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जब दो डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है उस समय इसका उपयोग होता है
तो अभी इसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड भी पाया जाता है। और क्या पाया जा रहा है उसके अलावा, सिर्फ द्रव है, एक चीज और पाई जा रही है, कोशिका झिल्ली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें से इस तरह अंदर की एक उभार नुमा संरचना पाया जा रहा है। इसको कहते हैं मीसोसोम। और यह मीसोसोम, इसका कार्य है श्वसन। जिस तरह से यूकेरियोटिक कोशिका हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य श्वसन से होता है, उसी से संबंधित, उसी की जैसे कार्य प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका होता है, मीसोसोम का होता है। ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली में इस तरह से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली में श्वसन एंजाइम का पूरा श्रृंखला पाया जाता है। उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी चेन कहेंगे। तो ये हो गया एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। सबसे पहले क्या देखें, हाँ एक चीज और है, बाहर की ओर सेल वॉल में इस तरह से फिम्बरी पाए जाते हैं, एक उभार नुमा संरचना पाई जाती है। इस तरह से उभार, छोटी छोटी उभार के समान संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं फिम्बरी। और ये फिम्बरी किसी भी माने होस्ट में या पोषक के शरीर में इनको चिपकने में मदद करती है। ठीक है, फिम्बरी क्या करती है, उसके शरीर में चिपकने में मदद करती है। तो सबसे मुख्य संरचना क्या क्या है, बाहर से फिम्बरी, सेल वॉल, फिर सेल वॉल के बाद क्या है, अंदर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर में क्या पाया जा रहा है, रेस्पिरेटरी चेन या श्वसन एंजाइम की श्रृंखला। उसके बाद अंदर की ओर क्या है, द्रव जो है वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में और क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाए जा रहे हैं, खुले में डीएनए पाए जा रहे हैं, है ना। और उसके अलावा और क्या पाया जा रहा है, इस तरह से बैक्टीरिया की कोशिकाओं में खासकर दिखता है, ये चाबुक नुमा एक संरचना निकला हुआ है, इसे कहते हैं फ्लैजिला। ठीक है, तो जब किसी पोषक के शरीर के द्रव में जब उपस्थित रहते हैं तो इसको उनमें तैरने में मदद मिलती है, बैक्टीरिया को चलन में मदद करता है ये। ठीक है, तो फ्लैजिला का कार्य क्या हो गया, चलन में मदद। राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। और ये फ्री में भी होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, और इस तरह से आरएनए में जुड़े हुए राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका की सामान्य संरचना। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक की संरचना। एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका, इस दिशा में हम बना देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका और इससे तुलना करेंगे। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये एनिमल सेल है, तो इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाएगी, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका, हम एक जंतु कोशिका का अध्ययन करके कर रहे हैं, तो बाहर की ओर क्या पाया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जा रहा है, ये सेमी लिक्विड या अर्ध तरल प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जिसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है। प्रारूपिक संरचना देख रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर में बीच में स्पष्ट रूप से ऐसे केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये जो कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटती है। एक होता है कोशिका द्रव्य और भीतर की ओर केंद्रक द्रव्य। अब केंद्रक के ये क्या है, केंद्रक या न्यूक्लियस, आप हिंदी में लिखते जाइए, केंद्रक या न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो झिल्ली है वो क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, उसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, यह द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे इसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे थे, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस के अंदर के द्रव को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और इसके अंदर जो है वो अब डीएनए या जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, तो इसके अंदर क्या है, डीएनए या जो भी अनुवांशिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, डीएनए और आरएनए दोनों कहाँ पाए जा रहे हैं, इसके अंदर में पाए जा रहे हैं, डीएनए आरएनए। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें विशेष प्रकार की एक संरचना इस तरह से पाई जाती है, ये आपको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहेंगे, क्षणनुमा या इस तरह से पैक के ये नुमा
संरचना, अंडाकार संरचना पाया जाता है, इसको कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये सब अंतर इसमें देखते जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इधर लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके अलावा इनमें पाया जाएगा इस तरह से ये संरचनाएं पाई जाती हैं, नलिका के आकार की एक ढेर के रूप में इस तरह से पाई जाती हैं। ये कहलाती है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। उसके अलावा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली से जुड़ी हुई इस तरह की नलिकानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, और इसे जो कि केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली को आपस में जोड़ती हैं। ये संरचना कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका इसे कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्यी जालिका। तो क्या क्या और पाया जा रहा है, उसके अलावा इसमें पाए जाते हैं इस तरह से राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा और पाया जाता है इस तरह से लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो ये सारी संरचनाएं क्या है, दोहरी झिल्लियों से बनी होती है, दो स्तर की झिल्ली होती है ये सारी संरचनाओं में, ठीक है। चाहे गोल्जी काय हो, चाहे अंतःद्रव्यी जालिका हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो। राइबोसोम तो खैर एक झिल्ली वाली है, और केंद्रक है। तो ये सब में दोहरी भित्ति वाली, दोहरी झिल्ली वाली बाह्य झिल्ली पाई जाती है, दो स्तर वाली बाह्य झिल्ली पाई जाती है। तो दो झिल्ली वाली संरचनाएं इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जा रही हैं, दो लेयर वाली। अब दोनों में अंतर कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको कि ये इसमें देखिए केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जा रहा है, सरल जीवों में पाया जाता है, ये जटिल जीवों में पाया जाता है यूकेरियोटिक कोशिका। अब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए केंद्रकीय पदार्थ जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है, और इसमें केंद्रकीय पदार्थ क्या है, केंद्रक झिल्ली में पैक है या बंद है, ठीक। उसके अलावा और क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो संरचनाएं हैं झिल्लियों में, दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं यूकेरियोटिक कोशिका में होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या अंतर दिख रहा है कि यहाँ पर लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन इनमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और कोशिका भित्ति इनमें सिर्फ पादप कोशिकाओं में यूकेरियोटिक में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें फिम्बरीनुमा संरचना इस तरह से पाया जा रहा है, लेकिन इनमें नहीं पाया जा रहा है। इनका जो राइबोसोम होता है इस तरह से, ये राइबोसोम है, ये 80S का होता है। इसमें कितना होता है, प्रोकैरियोटिक में 70S का होता है, जबकि राइबोसोम में 80S का होता है। तो इसको लिख कर अंतर अच्छे से याद करेंगे हम। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर हम देख लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहला अंतर है सेल वॉल का। प्रोकैरियोटिक सेल या सरल प्रकार की कोशिका में सेल वॉल उपस्थित होती है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में यदि सेल वॉल उपस्थित होती भी है तो सेल्यूलोज की बनी होती है, वरना नहीं होती है। मतलब सेल वॉल यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित भी है तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जैसे कि पादप कोशिकाओं में, ठीक है। उसके बाद दूसरा अंतर आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक भित्ति का अभाव, केंद्रिका अनुपस्थित होता है। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल माने केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती है, और ना ही केंद्रिका माने उपस्थित होता है। माने केंद्रक के पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में या प्रोटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, स्पष्ट रूप से केंद्रक भित्ति पाया जाता है। मतलब कोशिका द्रव्य में केंद्रक के पदार्थ जो होते हैं डीएनए, आरएनए आदि स्पष्ट रूप से एक झिल्ली के द्वारा बाउंडेड होते हैं, केंद्रकीय झिल्ली के द्वारा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। उसमें केंद्रक द्रव्य व केंद्रिका उपस्थित होता है। मतलब केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर
केंद्रिका भी उपस्थित होता है, न्यूक्लियोलस, और केंद्रक द्रव्य उपस्थित होता है। अर्थात इसमें क्या मुख्य अंतर हो गया कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, केंद्रक भित्ति, और इसमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक भित्ति इसमें उपस्थित होता है। तीसरा अंतर हम देखते हैं कि केंद्रक पदार्थ डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अभाव, गुणसूत्र का अभाव। मतलब इसमें केंद्रकीय पदार्थ जो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है, वह हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाउंड होकर कोई गुणसूत्र की रचना नहीं करते हैं, जबकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए हिस्टोन और प्रोटीन के साथ में मिलकर बाउंड होकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं विभाजन की अवस्था में। ठीक है, तो ये दूसरा अंतर हो गया कि इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का अभाव होता है, जबकि इसमें हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स का उपस्थिति होती है। क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्रोमोसोम नहीं, सिर्फ डीएनए पाया जाता है। अब आते हैं इसमें, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग जो है इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, चित्र में देखे हैं संरचनाओं को। कौन कौन सी संरचना, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे कि अंतःद्रव्यी जालिका है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी काय है, या फिर प्लाज्मिड है, ये सब प्लास्टिड है, ये सब जो है द्वितीय झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट माने लवक, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्यी जालिका आदि इसमें प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर, पांचवा अंतर हम देखते हैं कि इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम जो है वो कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस का केंद्र होता है, इसी के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में सरल प्रकार का होता है 70S प्रकार का, जो कि 2 सब यूनिट में बटा होता है, 50 और 30। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं कि राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का होता है, जिसमें वो 60 और 40 सब यूनिट में बटे होते हैं। मतलब ये अपेक्षाकृत जटिल होता है, इसकी अपेक्षा ये छोटा होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बड़ा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है। असूत्री कोशिका विभाजन उसे कहेंगे जैसे इसमें कोई भी स्पिंडल का निर्माण नहीं होता है। इस तरह से कोई कोशिका है तो कोशिका जो है वो भित्ति, कोशिका की झिल्ली या भित्ति अंदर की ओर धंसती चली जाएगी और आपस में मिलकर 2 भागों में बढ़ जाएंगे। केंद्रक पदार्थ पहले बटेंगे और कोशिका द्रव्य बाद में बटेंगे कोशिका भित्ति के द्वारा, और 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और किसी प्रकार के सूत्र का या स्पिंडल का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार के विभाजन को क्या कहेंगे, असूत्री कोशिका विभाजन, जो किन में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री माइटोसिस और मियोसिस कोशिका विभाजन के होता है। समसूत्री मतलब समसूत्री कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, कोशिकाएं 2 भागों में बढ़ती हैं, लेकिन विभाजन का मोड कैसा होता है, उसमें स्पिंडल का निर्माण होता है केंद्रिका सेंट्रियोल के पाए जाने के कारण। और मियोसिस माने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्थात कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं और उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो आपको अभी सिर्फ अंतर में यह याद करना है, वो बाद में हम अगली कक्षाओं में डिटेल में पढ़ लेंगे। पहले सिर्फ ये याद करना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन एमाइटोसिस या असूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन कैसा पाया जाता है, माइटोसिस और मियोसिस प्रकार का होता है। अब ये इसमें कोशिका विभाजन में कम समय लगता है, 20 से 25 मिनट का समय लगता है, जबकि इसमें 1 घंटा से 2 घंटे के 24 घंटे तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। जबकि इसमें क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में एग्जाम्पल किसको लेंगे, शैवाल से लेकर के पूरे बहुकोशिकीय जंतुओं तक क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो अमीबा में भी यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अमीबा, एल्गी माने शैवाल, फंजाई माने कवक और प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स माने पौधे और प्लांट्स और एनिमल्स। तो समस्त प्लांट्स और एनिमल्स, एल्गी, फंजाई और यूकैरियोटिक कोशिकाएं में पाई जाती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल में पाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर।
इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आता है अक्सर परीक्षाओं में, आपको याद करना चाहिए।